में आज अपन इकोनॉमिक साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग का लाइफ होता है ना कि कभी गुड फेज में जा रहा है, क्लियर है, फिर बैड फेज में जा रहा है, फिर गुड फेज, फिर बैड फेज, ऐसा चलते रहता है। तो इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही रहता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, मतलब कभी गुड फेज कभी बैड फेज, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स इकोनॉमी में आते ही रहता है। तो वो इन उन साइकिल्स को अलग-अलग नाम से, मतलब उन साइकिल्स का जो पार्ट है उसको अलग-अलग नाम से बोलते हैं। जैसे किसी स्टेज को रिकवरी बोलते हैं, कभी बूम बोलते हैं, कभी स्लो डाउन बोलते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन। ये सब जो है न्यूज़पेपर में टर्म्स ये सब आते रहता है। इवन एमसीक्यूज़ वगैरह में भी जैसे कभी स्लो डाउन वर्ड यूज़ कर दिया या फिर यूज़ कर दिया कि इकोनॉमी इज़ इन रिकवरी स्टेज। तो ये सब पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तभी वो एमसीक्यूज़ अपन सॉल्व कर पाएँगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है या फिर बिजनेस साइकिल क्या होता है। इसी को अपन ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं कि ये साइकिल होता क्या है। इसके बाद फिर अपन ये जो साइकिल है इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे, रिसेशन, डिप्रेशन वगैरह ये सब। फिर देखेंगे कि ये अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, मान लो इकोनॉमी स्लो डाउन में चला गया है या रिसेशन हो गया है, तब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा ताकि मतलब इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अपन। क्लियर है? और ये जो है ये कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक आज देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इसमें अपन देखेंगे कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंडिया में सेविंग्स इतना कम क्यों हो गया है, या सेविंग रेट जो है या फिर ये जो सेविंग है वो मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड्स के कंपेयर में इंडिया में थोड़ा कम देखने को मिलता है। सेविंग रेट इंडिया में बहुत ज्यादा हाई नहीं है, हालांकि कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिला है। क्लियर है? तो इन सब चीजों के बारे में अपन देखेंगे। फिर कंसर्न्स रिलेटेड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स, जब अब इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो उसमें अगर सेविंग ही लो है तो इंडिया बाहर से फॉरेन कंट्री से फॉरेन फंड्स अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। बट उससे रिलेटेड क्या-क्या कंसर्न्स है ये सारा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्लियर है? देखो, सबसे पहले जो है ना अपन देख लेते हैं गुड फेज और बैड फेज ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं गुड फेज क्या है। देखो, गुड फेज नाम से ये पता चल जाए कि सब कुछ क्या है, काफी अच्छा चल रहा होगा। जैसे अगर इनकम का बात करें तो इनकम जो है वो हमारा ग्रो कर रहा होगा। इनकम अगर ग्रो कर रहा है तो लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है? कंजम्पशन के साथ साथ लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? कंजम्पशन और डिमांड अगर बढ़ेगा तो अब वैसे केसेस में क्या होगा, जो कंपनीज वगैरह है वो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। प्रोडक्शन अगर ज्यादा करेंगे तो वैसे केसेस में क्या है, कंपनीज वगैरह जो है स्टाफ्स वगैरह को नौकरी पे ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, नौकरी वगैरह ज्यादा बढ़ेगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करेंगे मतलब उनका क्या है, इनकम बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है, ये फेज जो है, ये फेज कैसा होता है, ये गुड फेज ऑफ इकोनॉमी है कि अगर ऐसा चल रहा है मतलब सब कुछ इकोनॉमी में अच्छा है। लेकिन अगर मैं बोलूं बैड फेज ऑफ इकोनॉमी क्या है, क्लियर है? तो बैड फेज में क्या हो जाएगा, सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि कंजम्पशन जो है वो हमारा घटा रहेगा, लोग कंज्यूम ज्यादा नहीं करेंगे, डिमांड कम होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल क्या दे दूं मैं, कोविड का टाइम ले लो। क्लियर है? कोविड के टाइम में क्या था, अनसर्टेनिटी मार्केट में इतना ज्यादा था कि लोग जो है केवल एसेंशियल आइटम्स ही परचेज कर रहे थे, जैसे फूड से रिलेटेड आइटम ही। मूवीज जो है लोग जाना बंद कर चुके थे, रेस्टोरेंट्स जाना बंद कर चुके थे, टूरिज्म इंडस्ट्रीज लगभग कम सा हो गया था। मतलब एक ऐसा फेज जहां पे क्या है, कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया है, डिमांड भी बहुत कम हो गया है। अब अगर कंजम्पशन और डिमांड बहुत कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्रीज में थे उनका नौकरी जाना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग देखते भी है कि मतलब बहुत सारे लोग जो पहले मेट्रो सिटीज वगैरह में जो रहते थे, दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में, वो सब लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ, सबका नौकरी चला गया। तो वो सब कहाँ आ गए, वापस अपने अपने घर पहुंच गए। क्लियर है? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों का इनकम भी कम कर देता है कंपनी। खास करके जैसे हम लोग देखे थे कोविड वगैरह के टाइम में कि बहुत सारा जो कंपनीज वगैरह था उसमें या तो सैलरी आधा कर दिया गया था या काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया था। क्लियर है? फुल पेमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो इनकम कम होगा तो फिर यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा,
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखो, कंजम्पशन और डिमांड अगर कम होगा तो इस चीज से हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। क्लियर है? और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इस प्रोडक्शन कम होने से भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और इनकम कम होगा तो वापस फिर क्या होगा, लोग जो है कम कंज्यूम करेंगे, कम डिमांड करेंगे। तो अगर ऐसा फेज चल रहा है इकोनॉमी में तो इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेज को अपन बैड फेज ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। एक और बात जो मैंने पहले के लेक्चर्स में भी एक बार बता रखा है, और वो है कि कब कोई भी इकोनॉमी के लिए मतलब जो जीडीपी है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। मैंने बताया था कि अगर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन से। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में पहले के लेक्चर्स में डिस्कस करा था कि अगर ये ऐसा कंडीशन है तभी वो इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, या वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी जो है वो अच्छा होता है। अगर सपोज कर लो हमने क्या देखा था कि अगर जीडीपी जो है वो 5% से बढ़ रहा है, क्लियर है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 5% का इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन 7% का ग्रोथ दिखा रहा है, तो भले हमारा इनकम 5% से बढ़ गया है, मतलब अगर देश का पहले 5 लाख करोड़ जो था ये था मतलब जीडीपी, और ये 5 लाख करोड़ से जो है वो बढ़ करके 5% इंक्रीज देखने को मिल गया है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% अगर इंक्रीज हो गया तो वैसे केसेस में ये जो है ये इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए अच्छा साइन नहीं होता है, इसको अपन बैड फेज में ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है? मतलब जीडीपी यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन ये दोनों अ काइंड ऑफ इंडिकेटर होते हैं किसी भी इकोनॉमी का, कि कौन सा इकोनॉमी कैसा फेज में है। अगर जीडीपी और इन्फ्लेशन मतलब ये वाला रिलेशन ध्यान में रखना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी जो है वो अगर ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन से तो वो अच्छा फेज होगा। जैसे इंडिया के केस में देख लो, अगर किसी का डाउट होगा ना तो वो पूछ लेना बीच में। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने क्या बोला कि इंडिया के फेज में जो जीडीपी है वो नॉर्मली 6 to 7% ग्रो करता है। अभी इंडिया 7.4% से इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है। क्लियर है? तो लगभग 6 से 7% इंडिया जो है हर साल जीडीपी अभी ग्रो कर रहा है, इस तरीके से करता है, नॉर्मली ऐसा ही करता है जब तक कोई ऐसा अनसर्टेन सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन अगर 6 to 7% से जीडीपी ग्रो कर जाए तो इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी को अच्छे फेज में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को हमेशा 6 to 7% से कम ही होना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट या आरबीआई क्या टारगेट करता है, आरबीआई टारगेट करता है 2% से लेकर के 6% के आसपास जो है इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाए। क्लियर है? कोशिश किया जाता है कि जीडीपी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में ग्रोथ जो है वो थोड़ा मतलब बढ़ा के ही रखा जाए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए कि प्रोडक्शन या डिमांड वगैरह ही घट जाए। क्लियर है? बहुत ज्यादा भी अंतर नहीं, बट थोड़ा बैलेंस बना के चलने का कोशिश किया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को उससे कम ही करके रखने का। तो ये लाइन यहाँ पे ध्यान में रखना कि जीडीपी एंड इन्फ्लेशन of economy act as an indicator। क्लियर है? कि ये इंडिकेटर की तरह काम करता है कौन सा इकोनॉमी कैसा है। अब अपन जैसे यहाँ पे अपन देखिए ये डिफरेंट फेजेस ऑफ इकोनॉमी कि ये स्लो डाउन है, तो ऐसे ही जो डिफरेंट फेजेस ऑफ इकोनॉमी है इन फेजेस को एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्लो डाउन के बारे में कि कब बोलेंगे स्लो डाउन। अगर लॉकडाउन का टाइम याद होगा तो ध्यान होगा कि उस टाइम अक्सर न्यूज़पेपर में या ये चलते रहता था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी स्लो डाउन का फेज में है या स्लो डाउन है इकोनॉमी में, मतलब इस टाइप का हम लोग सुनते रहते थे। तो देखो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन का मतलब है कोई भी ऐसा इकोनॉमी है जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था लेकिन उसका ग्रोथ जो है वो, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो गया है। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे अगर सपोज कर लो पहले 5% के ग्रोथ से ग्रो कर रहा था, ग्रोथ जो है पहले कितना था, 5% से था, लेकिन अब अगर 3% का ग्रोथ दिखा रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे हुआ क्या है, स्लो डाउन हुआ है। क्लियर है?
यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। स्लो डाउन का ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ रेट ही निगेटिव है, मतलब जीडीपी पहले जितना इनकम था उससे कम हो गया, ये नहीं बोल रहा स्लो डाउन। स्लो डाउन ये बोल रहा है कि पहले जितना इनकम था उससे ज्यादा तो है, बट जो ग्रोथ रेट है पहले जो 5% था उससे घट करके अभी क्या हो गया, 3%, ऐसा कुछ हो गया है। क्लियर है? तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हम लोग को कम देखने को मिलता है। तो ये वाला अगर कंडीशन हो तो उसको हम लोग स्लो डाउन बोलते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोइंग डाउन ऑफ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्लियर है कि स्लो डाउन कब होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा, बट ग्रोथ रेट स्टिल पॉजिटिव। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्लो डाउन का फेज चल रहा है मतलब जीडीपी तो निगेटिव ग्रोथ में चला गया है। ऐसा नहीं होता है। मतलब 5% से कितना आया है? 3% आया है। और ये चीज हम लोग को कब देखने को मिला था? अभी रिसेंटली, जैसा कि मैंने बताया, कोविड-19 के टाइम में हम लोग को देखने को मिला था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में चला गया था। मतलब जो ग्रोथ रेट जो इंडिया का नॉर्मली अभी हमने देखा कि 6 to 7% के आसपास, इंडिया का लगभग इसी आसपास रहता है, वो जो है 3%, 4%, 2%, ऐसा मतलब जो है इंडिया का ग्रोथ रेट आ गया था। तो ये सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? स्लो डाउन बोलते हैं। क्लियर है? अब अपन देख लेते हैं कि रीजन क्या है स्लो डाउन का, कि इकोनॉमी में मतलब स्लो डाउन आ क्यों रहा है। क्लियर है? तो रीजंस देख लेते हैं क्या क्या रीजंस है। देखो, रीजन में अगर अपन देखें तो सबसे पहला जो रीजन है वो है ओवर हीटेड इकोनॉमी। ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान में रखो, ओवर हीटेड इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स वगैरह जो है ना, ये इकोनॉमी में मैंने पहले भी बता रखा है। टर्म्स जो है उनका मतलब जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी एमसीक्यू साफ साफ अच्छे से सॉल्व होगा। अगर टर्म्स का मतलब ब्लर्ड है, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है कि किस टर्म का मतलब क्या है, तो एमसीक्यूज जो है वो फिर वहां पे ट्रैप बन जाता है, फिर आप फंस जाओगे और गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो जैसे ये ओवर हीटेड इकोनॉमी है, ओवर हीटेड इकोनॉमी का मतलब देखो क्या होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर इनकम बढ़ रहा है, क्लियर है, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। अब मान लो कि इनकम बढ़ रहा है तो लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड जो है वो जरूरत से बहुत ही ज्यादा हो गया है। क्लियर है? लेकिन जो इकोनॉमी जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई उतना कर ही नहीं पा रहा है। मतलब डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है लेकिन प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो वैसे किसी सिचुएशन में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो गुड फेज है वो तो ब्रेक कर गया ना, कि डिमांड तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है और प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए वो उतना हो नहीं पा रहा है, उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वैसे केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड जरूरत से बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उस जीडीपी ग्रोथ रेट से इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या देखा कि अगर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी से ज्यादा हो जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए बैड फेज होता है, रियल जीडीपी वहां पे क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन वाले फेज में जा चुका है। मतलब ओवर हीटेड इकोनॉमी एक रीजन है। ओवर हीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? इसे मैं अगर शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं तो इट इज अ सिचुएशन, क्लियर है, वेयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर डिमांड्स grows too fast but economies capacity to produce cannot keep up। ये वाला कॉन्सेप्ट में क्लियर है ना कि ओवर हीटेड इकोनॉमी क्या सिचुएशन है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे डिमांड जरूरत से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है
इतना ज्यादा बढ़ गया कि इकोनॉमी जो प्रोडक्शन के थ्रू सप्लाई मेंटेन कर जाता, उस डिमांड को फुलफिल कर जाता, वो सप्लाई उसकी कंपेयर में काफी ज्यादा हो गया है। क्लियर है? वैसे सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? ओवर हीटेड इकोनॉमी बोलते हैं। जब ओवर हीटेड इकोनॉमी होगा तब क्या होगा? हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी हो जाए। और ये जब ओवरकम करे, मतलब ये जब ज्यादा होगा तो वैसे केस में क्या होगा कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो हम लोग को कम देखने को मिलेगा। एक तरीके से जो स्लो डाउन है वो देखने को मिलेगा कि पहले 5% से रियल जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, अभी 3% से ग्रो कर रहा है। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं ना जीडीपी के टर्म्स में, तो ये हमेशा हम लोग रियल जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं। याद आ रहा होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है? अगर नहीं ध्यान है तो एक बार पहले वाला लेक्चर्स जो है उसको अच्छे से देख लेना, नेशनल इनकम वाला। क्लियर है? तो ये तो हमारा पहला रीजन था, ओवर हीटेड इकोनॉमी। दूसरा रीजन और क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हमारा हो सकता है रिडक्शन इन डिमांड। क्लियर है? जैसा कि अभी हमने देखा, रिडक्शन इन डिमांड। अब मान लो डिमांड जो है वही हमारा कम हो गया मार्केट में। जैसे अगर मान लो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा तो वैसे केसेस में क्या होगा? कोविड वाला फेज याद है ना? डिमांड बिल्कुल कम हो गया, लोग कुछ भी परचेज नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज। तो वैसे केसेस में कंपनीज जो है वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अपना कम कर देंगे। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वैसे केसेस में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो नौकरी से निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? बहुत सारा बिजनेसेस जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वैसे केसेस में क्या होगा? लोगों का जो इनकम है वो भी घट जाएगा। इनकम घटेगा तो फिर हमारा क्या होगा? ये हमारा वापस डिमांड जो है वो लोगों का घट जाएगा। तो इस टाइप से अगर रिडक्शन इन डिमांड भी हो गया तब भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है? स्लो डाउन देखने को मिलता है कि जीडीपी जो है वो घट जाएगा। कभी कभी जीडीपी इसलिए भी घट जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है ना, जो यहाँ पे मान लो जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाए। इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो जाए? मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इनकम मतलब जो है घट जाएगा और फिर रिडक्शन इन डिमांड होगा, फिर मतलब ये साइकिल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो जाए? तो क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। देखो इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस कम है ना मार्केट में, तो वैसे केसेस में वो इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी दर है, वो क्या होगा? हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन कब आता है? जैसे सपोज कर लो अभी क्या है कि वॉर, जो ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, इस वॉर से पहले अभी जो मिडिल ईस्ट है, जो सऊदी अरब वगैरह रीजन है, यूएई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। अब क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, बिल्कुल ही इकोनॉमी कैसा है? अनसर्टेन सिचुएशन है। क्लियर है? तो अब अगर अनसर्टेन सिचुएशन होगा तो वैसे केसेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या मार्केट में? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पैसा डूब सकता है। क्लियर है? तो इसलिए क्या देखने को मिलेगा? वैसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। इंडिया का दो रिसेंट एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है? एक तो कोविड पैंडेमिक। क्लियर है कि कोविड पैंडेमिक का टाइम जब भी होगा तो था, तो उस टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे मार्केट में ज्यादा। जब डीमोनेटाइजेशन था, डीमोनेटाइजेशन याद है ना? नोटबंदी। तो जब डीमोनेटाइजेशन का सिचुएशन था तो उस टाइम पे भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन हो गया था कि मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है अभी क्या सिचुएशन होगा, क्या डिसीजन मेकिंग वगैरह होगा। या फिर अगर कभी भी कोई कंट्री वॉर वगैरह करना स्टार्ट कर देता है तो वो भी अनसर्टेन सिचुएशन हो जाता है। मतलब जब भी कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो खत्म हो जाएगा मार्केट से। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जो है वो क्या है? बिल्कुल अनसर्टेन है। जैसे कोविड पैंडेमिक है, डिमोनेटाइजेशन है, वॉर है, ये सब टाइप कुछ भी सिचुएशन हो जाए, या गवर्नमेंट जो है बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का गवर्नमेंट जब आया था तो वहां पे क्या था? कुछ पता नहीं था कि सिचुएशन कैसा होगा, तो उस टाइम पे भी अफगानिस्तान में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। तो जब वैसा सिचुएशन आ जाता है ना, या टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सॉरी मतलब टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 2-3 साल, 4 साल पहले चर्च में, तो उसकी वजह से भी क्या था? सिचुएशन बहुत अनसर्टेन हो गया। तो वैसे सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना भरोसा इकोनॉमी में खो देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इकोनॉमी जो है उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो, ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज करता है, जिससे स्लो डाउन आ जाता है। फिर क्या होता है? कभी कभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है,
क्लियर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे सपोज कर लो, गवर्नमेंट का पॉलिसीज मतलब क्या, जैसे इंडिया का डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल ले लेते, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था या फिर जब जीएसटी लाया गया था, क्लियर है, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम क्या था, वो पॉलिसीज जो था मतलब बहुत सारे बिजनेसेस के लिए मतलब वो थोड़ा सही नहीं था, पेपर वर्क वगैरह बहुत ज्यादा हो गया था, बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसमें केस में भी क्या कि कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन गवर्नमेंट जो है या इंडियंस भी इन्वेस्ट करने में झिझक रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, या मतलब थोड़ा भरोसा नहीं लग रहा था, या वो थोड़ा वेट करना चाह रहे थे। इवन यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर गवर्नमेंट भी कभी कभी थोड़ा इस टाइप का कोलिशन वाला गवर्नमेंट वगैरह टाइप रहता है ना, तो वैसे केसेस में भी कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम होने का चांसेस होता है, खास करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रीजन ये होता है कि फॉरेन गवर्नमेंट को या फॉरेन कंपनीज को हमेशा ये लगते रहता है, पता नहीं ये सरकार अभी है तो हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को ये सरकार बदल जाएगा तो उनका पॉलिसीज बदल जाएगा, प्लान बदल जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार ना हो जाए। तो ये सब कुछ भी जो है अफेक्ट करता है। फिर जैसा कि ये कोविड पैंडेमिक जो है, ये हेल्थ इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, तो वो भी जो है वो हमारा स्लो डाउन ला सकता है, क्लियर है। तो ये हमने जो है वो देख लिया कि स्लो डाउन क्या होता है, स्लो डाउन आता कैसे है, क्लियर है। ये सब हमने देख लिया क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्लो डाउन आता है। यहाँ पे वही सेम चीज हमने लिख रखा है कि स्लो डाउन क्या है। मीनिंग मैंने बता दिया कि इकोनॉमी जो है स्टिल ग्रो तो कर रहा है, बट ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, स्लो हो गया, पहले से कम हो गया। एग्जाम्पल मैंने दे भी रखा है कि 5% से 3% हो गया, कोविड-19 का एग्जाम्पल दे रखा है। रीजन मैंने बता रखा है कि लो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का और कंज्यूमर्स का, डिमांड घट गया या फिर इन्वेस्टमेंट घट जाना, क्लियर है। ये सारा मैंने कुछ कुछ रीजन यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट जो है ये अब अपन क्या देखेंगे, अगला जो फेज देखेंगे वो अपन देखेंगे रिसेशन का, क्लियर है। देखो ये रिसेशन जो है ना, ये जो स्लो डाउन है, इस स्लो डाउन को हम लोग सुस्ती का दौर बोलते हैं, आर्थिक सुस्ती। जो रिसेशन है ना, इसको हम लोग मंदी का दौर बोलते हैं, आर्थिक मंदी। जब हम लोग बोलते हैं ना मंदी चल रहा है मार्केट में, तो वैसा। तो ये जो है ये रिसेशन वाला फेज होता है। देखो अब ये रिसेशन, अगर हम बोले कि इकोनॉमी रिसेशन फेज में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ये यहाँ पे नेगेटिव में जा चुका है कम से कम 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, क्लियर है। ये पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या मतलब ऐसे समझ लो कि अभी क्या था, मान लो 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, अब इससे 5% से क्या हो गया, निगेटिव में चला गया, कि मान लो -1% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। मतलब पिछले साल जितना कमा रहे थे उससे भी कम कमा रहे, नेगेटिव में ग्रोथ रेट चला गया। और ये केवल एक क्वार्टर के लिए नहीं, लगातार 2 क्वार्टर के लिए, कि अगले क्वार्टर में फिर ये -2% या -3% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाए। मतलब अगर लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में है, तो वैसे फेज को जो है वो हम लोग रिसेशन बोलते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या है, देखो देखो क्वार्टर जो होता है ना, ये क्वार्टर, पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ क्वार्टर क्या है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिसेशन कब होगा, इफ जीडीपी ग्रोथ rate of an economy is negative for 2 consecutive क्वार्टर्स। देखो क्वार्टर्स जो है ना, जैसे सपोज कर लो अगर एक साल है तो इस साल को अपन 4 हिस्से में बांट रहे हैं। जैसे सपोज कर लो फर्स्ट क्वार्टर अगर हम लोग बोले, फाइनेंशियल ईयर याद है ना, कब से कब होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उसको अपन क्या करें, मंथ में ऐसे बांट रहे हैं। जब फर्स्ट क्वार्टर अपन बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अप्रैल, मई और जून, क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है। ये चीज ध्यान में रखना, इकोनॉमी में अक्सर मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे ही पढ़ोगे कि फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी का ग्रोथ रेट ये रहा। फिर जैसे सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर का मतलब क्या है, सेकंड क्वार्टर में अगला 3 महीना हो जाएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर थर्ड क्वार्टर जो है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगला 3 महीना,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और फिर फोर्थ क्वार्टर जो लास्ट होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये जो है ये क्वार्टर होता है। तो अगर लगातार 2 क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में भी अगर मान लो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये मान लो -1% होता है, सेकेंड क्वार्टर जो है इसमें भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमारा क्या होता है, -2%। मतलब अगर लगातार टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाए, तो वैसे केसेस में उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को अपन रिसेशन बोलते हैं, कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है। इंडिया में अभी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को नहीं मिला है, क्लियर है, हाल फिलहाल में तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। पहले हो सकता है देखने को मिला होगा वॉर वगैरह के टाइम पे, बट अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई इकोनॉमिक रिसेशन देखने को नहीं मिला। बट इकोनॉमिक रिसेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यूएसए का, जो 2008 में आया था, क्लियर है। एग्जांपल अपन बोल सकते हैं किसका, यूएसए का 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन, बहुत फेमस इकोनॉमिक रिसेशन है, क्लियर है। जब अपन मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे इस केस स्टडी को अच्छे से देखेंगे भी, हालांकि अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूज कर सकते हैं अपन आंसर राइटिंग में। बट अभी मैं बस बता देता हूँ कि इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 में यूएसए का। इसका मतलब क्या है, यूएसए का जीडीपी लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए क्या हुआ था, निगेटिव में चला गया था। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि अगर मान लो रिसेशन आ जाता है या स्लो डाउन आ जाता है, सब में जितना भी बैड फेज है सब में गवर्नमेंट को करना तो एक ही काम है, क्लियर है। तो अगर मान लो रिसेशन का फेज है या फिर मतलब जो है वो हमारा स्लो डाउन का फेज है, तो वैसे में अब गवर्नमेंट करेगा क्या, सॉल्यूशन क्या है, ये ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन सारे ही बैड फेजेस के लिए, सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो मतलब क्या हम लोग क्या देख रहे थे, जो भी रिसेशन हो जाता है उस केस में कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा हो गया था चीजों का, क्लियर है। सॉरी, मतलब जब भी रिसेशन हो रहा है तो वैसे केसेस में क्या होने देखने को हम लोग को मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, क्लियर है। महंगाई जरूरत से जब ज्यादा हो जाता है तो वैसे केसेस में क्या है, डिमांड जो है वो मतलब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, लोग जो है सामान खरीद नहीं पाते, तभी तो सुस्ती का दौर आ रहा है। क्योंकि अगर महंगाई भी है और लोग सामान खरीद भी रहे हैं, तब फिर उतना जल्दी सुस्ती का दौर नहीं आएगा। सुस्ती का दौर तब आना स्टार्ट हो जाता है जब डिमांड जो है वो हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो है जो सामान बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में देखा था ना कि जो भी बैड फेज होगा तो उसमें क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन ओवरकम कर जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी से। अगर हल्का ज्यादा है थोड़ा, तो फिर वो स्लो डाउन वाला फेज होगा। अगर बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा है कि एक्चुअल जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी है वो निगेटिव में जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वैसे केसेस में अपन क्या बोल देते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए निगेटिव है तो रिसेशन बोल देते हैं। ये सारे ही केस में क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट को सॉल्यूशन में करना क्या होगा, कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज जो है वो जो महंगा हो गया उसको सस्ता करना होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो करेगा। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करेगा, ऐसा इसलिए करेगा ताकि गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाए, सस्ता हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स चीपर, ये है। गुड्स और सर्विसेज अगर सस्ता हो जा रहा है तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि वापस लोगों में डिमांड, लोग जो है उन चीजों का डिमांड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि सस्ता चीज लोग खरीदना चाहते हैं। डिमांड अगर बढ़ेगा तो वैसे केसेस में क्या देखने को मिलेगा, फिर से प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्लियर है। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा, क्या, पीएलआई स्कीम जैसा चीज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देता है कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे हम आपको कुछ ना कुछ उतना इंसेंटिव्स देंगे, उतना बेनिफिट्स देंगे। जैसे सपोज कर लो कि जैसे मेड इन इंडिया फोन है, जितना ज्यादा मोबाइल फोन से जितना ज्यादा कंपनीज मेड इन इंडिया फोन बनाती है उन सब के लिए जो है वो मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ इंसेंटिव दे रहा है, चाहे वो टैक्स कंसेशन दे दे या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ दे दे, क्लियर है। अ काइंड ऑफ सब्सिडी बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन के बेसिस पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा बेसिस पे उस कंपनी को उतना मतलब इंसेंटिव देगा गवर्नमेंट, अ काइंड ऑफ सब्सिडी टाइप बोल सकते हैं, क्लियर है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब अगर प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए ये करेगा,
प्रोडक्शन के साथ-साथ डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ-साथ हम लोग को एक और चीज़ क्या देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट जो है ये चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, तभी तो जो है वो साइकिल ये और स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो लोन्स वगैरह मिलते हैं बैंक से, उन लोन्स को क्या करेगा? सस्ता कर देगा। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? रिडक्शन इन रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट सस्ता इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिलेगा तो जो इन्वेस्टर्स है वो सोचेंगे कि यार चलो ठीक है लोन लेते हैं और लोन लेकर के कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं इस टाइप का। ये दोनों चीज अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? सॉल्यूशन के तौर पे वो अट्रैक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि मतलब जो बिजनेसेस है जैसे मान लो टूरिज्म इंडस्ट्रीज वगैरह उसको बूस्ट किया जाए या प्रॉपर फैसिलिटीज दिया जाए। क्लियर है? उन या वैसा पॉलिसीज लाया जाए ताकि वो पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, वो बूस्ट करे। या फिर ये भी करेगा कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह जो है उन लोग का सैलरी थोड़ा बढ़ा दे, या फिर मतलब जो है नया भर्ती जो है वैकेंसीज जो है वो पोस्ट का मतलब उस पे अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराया या और भी नया नया तरह का जॉब्स क्रिएट करने का कोशिश करेगा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। अब अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो वैसे केसेस में फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि लोगों का इनकम वगैरह जो है इंक्रीज इनकम एंड सैलरी। क्लियर है? लोगों का इनकम और सैलरी जो है वो देखने बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो क्या है, लोग वापस डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे और ये जो गुड फेज का साइकिल है वो वापस साइकिल जो है वो क्या होगा? गुड फेज में आ जाए। तो चाहे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन का फेज में हो या फिर इकोनॉमी जो है वो हमारा स्लो डाउन के फेज में हो, गवर्नमेंट अपन का क्या क्या स्टेप लेगा? टैक्स को कम करने का कोशिश करेगा, पीएलआई जैसा स्कीम्स वगैरह लाने का कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने का कोशिश करेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो कोशिश करेगा बढ़ाने का। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखो, इनकम और सैलरी जो गवर्नमेंट कोशिश करेगा बढ़ाने का, इसमें एक चीज और कर सकता है कि लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है, क्लियर है, उसको जो है कोशिश करेगा कि मतलब अगर इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना है तो उस केस में कोशिश करेगा मनी सप्लाई बढ़ाने का, और अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो कोशिश करेगा मनी सप्लाई घटाने का। मतलब इस हिसाब से वो कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। तो ये मेनली अगर हम लोग इसको समराइज करें तो जब भी स्लो डाउन है या रिसेशन है, ऐसे कंडीशंस में गवर्नमेंट मेनली जो दो काम करेगा वो क्या? मेनली कोशिश करेगा कि गुड्स और सर्विसेज किसी तरीके से सस्ता हो जाए। क्लियर है? और दूसरा क्या कि लोगों के हाथ में जो फ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ जाए ताकि लोग जो है उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है कि मेनली गवर्नमेंट क्या करता है, पहला तो ये करेगा और दूसरा जो हमने देखा इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी इन पब्लिक्स, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा देगा। याद है ना हम लोग देखे थे किस तरीके से इंटरेस्ट रेट के थ्रू फ्लो ऑफ मनी घटता है बढ़ता है। अगर नहीं ध्यान है तो बताना। क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखो, सारे लेक्चर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, कॉन्सेप्चुअली तो सब कुछ मतलब अच्छे से डिस्कस करा है। क्लियर है? इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी इन पब्लिक टू इंक्रीज देयर परचेजिंग पावर। क्लियर है? पीपी परचेजिंग पावर। तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जब भी रिसेशन आता है तो रिसेशन आएगा तो हम लोग को ध्यान में रखना हमेशा बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डिमांड बहुत ज्यादा घट जाता है। क्लियर है? मार्केट में डिमांड भी नहीं रहेगा, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, जब यूएसए में जनरली क्या है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन का फेज है ना, तो उसकी वजह से दुनिया भर का जितना भी इकोनॉमी है ये पूरा का पूरा इकोनॉमी क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब देखो अभी क्या है, वॉर कहाँ चल रहा है? इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, लेकिन असर कहाँ हो रहा है? इंडिया में भी हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अब धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। कैसे होना स्टार्ट होगा? सबसे पहले क्या होगा,
फ्यूल का प्राइसेस, जो पेट्रोल का प्राइसेस है वो बढ़ जाएगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है, सॉरी केवल टूरिज्म नहीं, मतलब मेनली जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज है, जैसे अगर सपोज कर लो जो स्टील है जो यहाँ इंडिया से जा रहा है दिल्ली, या फिर दिल्ली का कोई सामान जो है वो इंडिया में आ रहा है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, मैगी जो है वो कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, उस जगह से ट्रांसपोर्ट होकर के झारखंड में आ रहा है। क्लियर है। तो जितना भी चीज है वो सब कहीं ना कहीं, कोई भी जो बिजनेस है वो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को, रॉ मटेरियल्स को जो है वो जिस जगह पे फैक्ट्री है उस जगह से हम लोग को कहाँ लेके जाना होता है, मार्केट तक ले जाना होता है, और उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इंडिया में अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सारा सामान महंगा हो जाएगा। क्लियर है। गुड्स और सर्विसेज जो है वो हम लोग को महंगा देखने को मिलेगा। तो अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी डिस्टर्बेंसेस है तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। और खास करके जैसे अगर बड़ा इकोनॉमी यूएसए वगैरह जैसा इकोनॉमी जो है वो अगर बुरा फेज में है, या यूरोप जैसा इकोनॉमी अगर वो बुरा फेज में है, तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड ओवर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक केस स्टडी ये है कि जब ये 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन आया था, तो इस इकोनॉमिक रिसेशन में इंडिया जो है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था। इंडिया डज नॉट सफर मच। क्लियर है। बहुत ज्यादा इंडिया इससे अफेक्टेड नहीं हुआ था। रीजन क्या था इंडिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ था, इसको अपन एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में, या चीजों को समझने में भी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। रीजन क्या है, क्यों नहीं अफेक्ट हुआ था, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया का खुद का डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा है था, और इंडिया का मार्केट भी खुद में बहुत बड़ा है। तो इंडिया जो है वो गुड्स और सर्विसेज के लिए उस टाइम बहुत ज्यादा यूएसए पे डिपेंड नहीं था। तो यूएसए के इकोनॉमी में जो कुछ भी हो जाए उससे इंडिया को बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है यूएसए पे उतना ज्यादा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि हम जितना ज्यादा फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होंगे अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए, उस कंट्री में अगर सपोज कर लो रिसेशन या स्लो डाउन आता है तो उसका असर इंडिया पे उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे सपोज कर लो अभी अगर हम लोग चाइना का एग्जांपल ले, तो चाइना में अभी क्या है कि चाइना पे इंडिया का डिपेंडेंसी काफी है गुड्स और सर्विसेज को लेकर के। अब अगर चाइना में स्लो डाउन या रिसेशन जैसा सिचुएशन आता है तो उसका असर डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक रीजन हम लोग ये देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी ऑन यूएस वाज लो। क्लियर है कि उस टाइम लो था, अभी उतना लो नहीं है, बट ये चीज ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन को प्रिवेंट करना है कि इन फ्यूचर इकोनॉमिक रिसेशन या स्लो डाउन जो वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज में हो रहा उसका असर भारत में ना हो, तो इंडिया को क्या होना होगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट क्यों आत्मनिर्भर का बात करता है, क्योंकि ताकि डिपेंडेंसी जो है वो अपन कम कर सके, जितना ज्यादा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होगा। इसीलिए देखो इंडिया जो है अभी लगातार कोशिश कर रहा है खास करके डिफेंस वगैरह में या ऑन और सभी चीजों में, कि इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो। क्लियर है। आत्मनिर्भर हो, ये सारा चीज, ताकि उधर का सिचुएशन से इंडिया अनअफेक्टेड है। सेकेंड रीजन जो था वो था मनरेगा जैसा स्कीम। क्लियर है। एमजी नरेगा। हालांकि अब मनरेगा का नाम क्या हो गया है, जी राम जी मिशन हो गया है। तो ये जो मनरेगा जैसा स्कीम था इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मनरेगा में पहले क्या था, 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट था, अभी जी राम जी मिशन में 125 दिन एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये सब जो स्कीम है इसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है कि लगातार जो फ्लो ऑफ मनी है वो पब्लिक में बना रहे। क्लियर है। मनरेगा क्या कर रहा है, इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी इन रूरल हाउस होल्ड्स। क्लियर है कि जो भी रूरल लोग हैं गांव में जो फ्लो ऑफ मनी है मनरेगा के थ्रू वो बढ़ते जाता है, बढ़ता ही रहता है, क्योंकि गांव के लोग जो है वो उन लोग को 100 दिन का कम से कम एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा के तहत मिल रहा था, जो अब 125 दिनों का मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि गांव के लोगों के पास फ्लो ऑफ मनी कम से कम उतने दिनों का तो काम का पैसा आ रहा है। तो जो रूरल हाउस होल्ड है उनके पास अगर पैसा आएगा तो जो डिमांड है वो लगातार जो है बहुत ज्यादा नहीं घटेगा। डिमांड जो है वो मार्केट में एक तरीके से बना रहेगा। मनरेगा जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब इसको समझ लो कि यूपीए गवर्नमेंट
गए मतलब 2014 में ही चला गया एनडीए, उसके बाद से अभी तक इतने साल हो गया, लेकिन फिर भी वो मनरेगा को हटाया नहीं। इवन अभी भी मनरेगा को बस अमेंड किया है, उसके प्रोविजंस को बदला है। मनरेगा एक तरीके से मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे रीजन ही यही है कि मनरेगा जो है वो कहीं ना कहीं रूरल हाउसहोल्ड्स को, रूरल इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रोवाइड किया है। ग्राउंड स्केल पे हो सकता है बहुत करप्शन हो, बट रूरल मासेस में जो फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना है उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा है। और क्योंकि रूरल हाउसहोल्ड्स में फ्लो ऑफ मनी का ज्यादा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं होता है इकोनॉमिक रिसेशन यूएसए में आने के बाद भी। क्लियर है। और तीसरा जो रीजन है जो अभी हम लोग को कोविड-19 के केस में भी देखने को मिला था, सेविंग। कि इंडिया में क्या है ना, इंडियन हाउसहोल्ड्स में खास करके जो वुमेन्स होते हैं, जो वाइफ्स होते हैं, उन लोग में सेविंग का हैबिट बहुत ज्यादा है। मतलब अभी ऐसा देखने को मिला था कि जब इकोनॉमी पूरा कोविड-19 के टाइम में स्लो डाउन वाला इकोनॉमी था, तो जो भी घर की महिलाएं थे उनके पास सेविंग्स बहुत ज्यादा था। कोई 50,000 सेव करके रखा हुआ है, कोई 60,000 सेव करके रखा हुआ है, कोई लाखों में सेव करके रखा हुआ है। या फिर मतलब जो गोल्ड चेन वगैरह, ये सब गोल्ड वगैरह का इतना ज्वेलरी वगैरह जो है उस फॉर्म में सेव करना, तो ये सब चीज हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि अच्छा खासा रहता है इंडिया में। अब वो सेविंग की वजह से क्या है कि अगर सपोज कर लो बहुत ही ज्यादा सुस्ती का दौर है, इकोनॉमी में एकदम मंदी वाला चल रहा है, या घर का इनकम बिल्कुल ठप सा हो गया, या जॉब से निकाल दिया गया है घर के जो ओनर है, मतलब जो अर्नर है, ब्रेड अर्नर है, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो वैसे केसेस में कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है जिन्होंने पैसे सेव करके रखे थे, वो जो है वो आते हैं और वो फिर आके इस चीज को सेव करते हैं। इवन ये चीज जो है कोविड-19 के टाइम में भी देखने को मिलता है कि जितना वर्ल्ड कोविड-19 से अफेक्टेड हुआ था उसके कंपेयर में इंडिया काफी कम अफेक्टेड हुआ था। रीजन क्या था? रीजन यही था कि इंडिया का सेविंग जो था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांग इनफ था कि इंडिया को वो ऐसे सिचुएशन से बचा सके। इवन ये फ्रेज भी बहुत बार यूज किया जाता है, जिसको ऐसे या आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, कि कोविड-19 में इंडियन इकोनॉमी को बचाने में जो हाउस वाइफ्स है, जो वुमेन्स है, उनका बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सेविंग्स जो थे वो मतलब निकाले थे, और जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो डिमांड कुछ ना कुछ हद तक लगातार बना ही रहा था, और वैसे सिचुएशन में भी इंडिया में रिसेशन नहीं आया। क्लियर है। तो ये हमने रिसेशन का फेज देखा, स्लो डाउन का फेज देखा। अब अपन जो है देख लेते हैं अगला फेज जो है वो डिप्रेशन का फेज। क्लियर है कि कब हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में है। क्लियर है। देखो, डिप्रेशन जो है ना, ये सिंपल और कुछ भी नहीं है, ये बस रिसेशन जो है ना इसका एक्सट्रीम वर्जन है। रिसेशन में क्या है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में चला जाए, इसका एक्सट्रीम वर्जन क्या होगा? मतलब बहुत लंबे समय तक चला जाए, या 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ज्यादा के लिए चला जाए। क्लियर है। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे डिमांड जो है एकदम लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। व्हेन डिमांड रीचेस इट्स लोवेस्ट लेवल, कि डिमांड जो है वो जरूरत से ज्यादा ही कम हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम फेज ऑफ रिसेशन। क्लियर है कि रिसेशन का भी एकदम एक्सट्रीम फेज हो गया, बहुत ही बुरा हाल है। इतना ज्यादा डिमांड जो है वो लो जा चुका है कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा घट गया है। प्रोडक्शन इतना ज्यादा, ये सब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो घटा वो ड्रास्टिकली घटा है, बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन घटने की वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रहे हैं। क्लियर है। क्लोजिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब अगर इंडस्ट्रीज घट बंद हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? फर्दर क्या होगा? फर्दर डिक्रीज इन डिमांड। मतलब ये अपन ऐसे साइकिल बना सकते हैं कि डिमांड जो है फर्दर क्या होगा? और भी ज्यादा घट जाएगा। बस इतना ही है इसमें। और बाकी जो कुछ भी हो रहा है सब एक्सट्रीम लेवल पे होगा। प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा घटेगा तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बंद होगा। इंडस्ट्रीज बंद होगा तो वैसे केसेस में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब ड्रास्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप का मतलब हम लोग को सिचुएशन देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल डिप्रेशन है ये वर्ल्ड में एक बार आया है 1928 में, और ये भी आया था यूएसए में। क्लियर है।
इसको अपन शॉर्ट में देख चुके पहले भी एक बार, मैं बस ऐसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली देखो जो 1928 का जो फेज था ना, इसमें इकोनॉमी मतलब जो यूएसए जो था, उसमें मैंने मतलब बता भी रखा है कि जो यूएसए का इकोनॉमी जो है ना, वो इतना ज्यादा बूम कर जाता, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा मतलब होना स्टार्ट हो गया था, या डिमांड जो है ऐसे बोल सकते हो कि 1928 के टाइम में। इसको और अच्छे से बेसिक से मैं स्टोरी बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 के आसपास, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या होता है कि यूएसए का जो मार्केट इकोनॉमी है वो बिल्कुल बूम करता है। इसलिए क्योंकि यूएसए तो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होगे तो हल्का भी ध्यान होगा, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए पार्टिसिपेट नहीं करता है, यूरोप पार्टिसिपेट करता है। यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या होता है, जो भी डैमेज वर्क है, जितना भी डिस्ट्रक्शन है, वो सब यूएसए में होता है, सॉरी वो सब यूरोप में होता है। अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए जो है उन लोग को आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सप्लाई करता है। क्लियर है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ साथ जो भी यूएसए, जो भी यूरोप में डैमेज हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह जो है, वो सब कुछ कौन करेगा, यूएसए करेगा। मतलब रिकंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब सब कुछ वही करेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ यूएसए को मिलता है कि जितना भी जो बिल्डिंग्स वगैरह का कोलैप्स वगैरह वो सबको वापस फिर से बनाने के लिए। तो वैसे केसेस में यूएसए का इकोनॉमी के पास क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा आता है। अब पैसा बहुत ज्यादा आने की वजह से क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा आने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि सप्लाई जो है वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मतलब ब्रेक हो गया। सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है। हालांकि ये जब डिमांड मतलब सप्लाई जो करना था वो सप्लाई अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज और देखना, इसका एक और रीजन है। यहाँ पे सप्लाई जब बहुत ज्यादा बढ़े जा मतलब सप्लाई उतना हो नहीं पाता है और डिमांड जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो वैसे केस में अपन देख चुके हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन है, वो जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो डिमांड है, जो इंक्रीज ऑफ जीडीपी है, वो उतना हो नहीं पा रहा है। तो मतलब काफी कम है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो वैसे केसेस में अपन को क्या देखने को मिलता है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो पूरा का पूरा मतलब जो है निगेटिव में चला गया या काफी सुस्त हो गया है। क्लियर है। तो उसकी वजह से जब वो एक्सट्रीम फेज में चला जाता है, तो वो हमारा सिचुएशन क्या आ जाता है, वो हमारा डिप्रेशन का सिचुएशन आ जाता है। और जब डिमांड जरूरत से ज्यादा मतलब बूस्ट किए जा रहा है और साथ साथ सप्लाई भी जब तक उसको सही से कर पा रहे, तब वो जो मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इकोनॉमी का जो बेस्ट फेज हो सकता है वो बूम फेज है। कि मतलब जिस तरीके से डिप्रेशन वर्स्ट फेज है, कि बैड फेज का अगर वर्स्ट सिनेरियो ले ले तो उसको अपन डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है। और अगर गुड फेज का अगर बेस्ट सिनेरियो बोल दे तो इसको अपन बूम बोलेंगे। कि अगर इकोनॉमी को अगर न्यूज़पेपर में पढ़े कि इकोनॉमी बूम वाले फेज में है, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, गुड फेज का एक्सट्रीम लेवल पे है। और इकोनॉमी अगर डिप्रेशन वाले फेज में मतलब बैड फेज का एक्सट्रीम लेवल पे है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है। क्लियर है। इसको जो है अपन टैक्सेशन के रिलेशन में भी अपन देखे थे कि यहाँ पे मतलब ये जो डिप्रेशन है उसका आने का रीजन एक ये भी था कि यूएसए जो था वो पहले क्या था, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। तो जो ये हाउसहोल्ड्स थे, हाउसहोल्ड्स ऑफ फर्म्स के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, याद आ रहा है। क्लियर है। तो ये जो फर्म्स थे, ओवरऑल नेट जो हो जाता वो क्या हो जाता, हाउसहोल्ड से जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ मनी किसके पास जा रहा था, फर्म्स के पास जा रहा था। क्योंकि जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, अगर फर्स्ट लेक्चर ध्यान करो तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो नेट पॉजिटिव जो प्रॉफिट है वो किसको हो जाता, फर्म्स को हो जाता। तो इससे क्या होता है कि फर्म्स को जब नेट प्रॉफिट हो जाता है तो हाउसहोल्ड धीरे धीरे इनको क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है इनके पास तो नेट लॉस ही हो रहा है ना हर फ्लो ऑफ मनी में। जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं आता, वो फर्म्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके हाउसहोल्ड्स को सब्सिडी नहीं देते। जब तक ये सिनेरियो नहीं था, तब तक क्या हो जाता है, हाउसहोल्ड्स को जब बहुत ज्यादा नुकसान में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हाउसहोल्ड्स के पास उतना पैसा ही नहीं बचता है कि ये कोई भी नया डिमांड जनरेट कर पाए। फर्म्स के पास तो पैसा है, इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ है, बट इन ये जो भी सामान बना रहे उसको खरीदने के लिए हाउसहोल्ड्स के पास पैसा नहीं है। क्लियर है। तो ऐसा सिचुएशन आ गया था डिप्रेशन वाले सिनेरियो में, जब अपन बोलते हैं ग्लोबल डिप्रेशन। तो ये जो सिचुएशन है, इसको जो है ये अपन का ग्लोबल डिप्रेशन था। बाद में इसका सॉल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है ये इंटरवीन करता है और गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स इंपोज करता है फर्म्स पे बहुत ज्यादा।
फर्म्स जो टैक्स देता है वो टैक्स से हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडी वगैरह देना स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री स्कूल वगैरह, ये सब जो अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह देखते हैं, ताकि जो हाउस होल्ड्स है उनका कम से कम एक्सपेंडिचर हो, कम से कम खर्च हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके। जितना ज्यादा हाउस होल्ड्स के पास पैसा बचेगा उतना ज्यादा वो मार्केट में डिमांड जनरेट करेंगे और जीडीपी उतना ज्यादा ग्रो करेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये अपन देखे डिप्रेशन वाला फेज। क्लियर है? जब डिप्रेशन बहुत बुरा हाल हो गया तो उसके बाद अब इकोनॉमी में क्या होगा, उसके बाद इकोनॉमी में रिकवरी होगा। तो अगला फेज जो है वो हमारा क्या है, रिकवरी का है। क्लियर है? रिकवरी वाले फेज में क्या होता है कि अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट जो है वो मतलब रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है। जो जीडीपी है वो बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो रहा है। और वो ठीक होना स्टार्ट कैसे होगा? तो ये जो अभी अपन ने देखा था इनिशिएटिव, कि गवर्नमेंट धीरे-धीरे ये सारा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेगा। जैसे टैक्सेस को घटाना स्टार्ट करेगा, ताकि मतलब गुड्स और सर्विसेज सस्ता हो। सस्ता गुड्स और सर्विसेज होगा तो जो प्रोड्यूसर्स है उनका क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी मतलब गुड्स और सर्विसेज सस्ता होगा तो वैसे केसेस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। डिमांड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। मतलब ये सब के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स लिया है वो सारे स्टेप्स गवर्नमेंट लेना स्टार्ट कर देता है, और जिससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है वापस वो रिकवरी वाले फेज में जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वापस सुधार हो रहा है, आर्थिक सुधार हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? कि वापस सिचुएशन ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर अगला फेज हमारा क्या आएगा, बूम वाला फेज। जो अभी मैंने बताया भी कि बूम वाला फेज क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, मतलब बेस्ट क्या सिनेरियो जो हो सकता है गुड फेज का। क्लियर है? ये जो गुड फेज है इसका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, कि जितना ज्यादा मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है उतना मतलब बेस्ट कंडीशन। तो ये जो है ये हमारा बूम वाला फेज है। इवन मतलब देख लो ये जो साइकिल है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है कि ये चलता रहता है ऐसा। जैसे सपोज कर लो कोई भी इकोनॉमी है उसमें अभी मतलब बूम चल रहा है। अगर कोई भी इकोनॉमी बूम चल रहा है तो ये बहुत लंबे समय तक बूम को होल्ड नहीं कर सकता। बूम के बाद वहां पे स्लो डाउन आएगा ही आएगा। स्लो डाउन आया है तो इस स्लो डाउन के बाद हो सकता है तुरंत रिकवर कर जाए, जैसा अभी इंडिया के केस में हुआ था कि स्लो डाउन आया, स्लो डाउन के बाद क्या हुआ, इंडिया रिकवर किया, रिकवर के बाद वापस फिर गुड फेज में चला गया। क्लियर है? और गुड फेज के बाद फिर वापस या तो स्लो डाउन आएगा या फिर रिकवरी, ऐसा गुड फेज में स्टेबल बना जाएगा। क्लियर है? या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्लो डाउन आया यूएसए का, पहले स्लो डाउन आया होगा, फिर रिसेशन आया होगा, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद बूम, बूम के बाद वापस स्लो डाउन। ये साइकिल ऐसा चलता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसेशन या डिप्रेशन आए ही आए। जैसे इंडिया के केस में अगर अपन देखें तो बहुत लंबे समय से ऐसा कोई मतलब रिसेशन तो आया ही नहीं है। डिप्रेशन तो इंडिया के केस में कभी आया ही नहीं। क्लियर है? इंडिया जो है वो हमेशा रिकवरी, स्लो डाउन, रिकवरी से मतलब ऐसा होता है कि स्लो डाउन हो जाए, स्लो डाउन के बाद मतलब हमारा रिकवरी होता है, रिकवरी के बाद वापस गुड फेज होता है, गुड फेज के बाद वापस स्लो डाउन, ऐसा साइकिल ऐसा चलते रहता है। लेकिन ये जो है ये किसी भी इकोनॉमी का नॉर्मल जो है ये इकोनॉमिक साइकिल है। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। आपको बस ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे देखो ये मैंने बना रखा है, ये थोड़ा सा इस डायग्राम में गड़बड़ी है क्योंकि इसे मैंने एआई से बनाया था। ये देखो पहले स्लो डाउन आ जाए, स्लो डाउन के बाद फिर क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए, रिसेशन के बाद यहाँ थर्ड में है डिप्रेशन आ जाए ये, और फिर ये रिकवरी आएगा फोर्थ में, और फिर ये बूम आएगा। क्लियर है? नंबर ठीक से लिखा रखा है 1 2 3 4 5। बस यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा ये पहले आ गया। क्लियर है? बट ये इकोनॉमिक फ्लो साइकिल है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी करा दूं क्या? तो फिर कल अपन बैंकिंग स्टार्ट कर लेंगे। 1 घंटे हो गया अपन का, ज्यादा बड़ा टॉपिक ऐसे ये है नहीं। या कल कर दूं? चलो ठीक है, तो फिर इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं।